क्लास 10th साइंस का लेसन फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल और पानी का निर्माण करते हैं। जल जो है हमारा वो आग बुझाने का काम करता है, ना कि आग लगाने का। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता, जैसे वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अवशन, अपकेंद्रीकरण। इन सब विधियों से रासायनिक अभिक्रिया को उल्टा नहीं जा सकता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन होने से पहले हो भी सकता है, होने से पहले या होने के बाद भी। ताप में परिवर्तन अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। गैस का उत्सर्जन हो भी सकता है और गैस का उत्सर्जन नहीं भी हो सकता है। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला, भोजन का पचना। जो भी हम खाना खाते हैं उसका पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, सांस लेना, यानी जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जो लेते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये एक धीरे धीरे होने वाली अभिक्रिया है। दही का बनना, दूध से दही में बदल जाना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक क्या है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग यानी हिस्सा लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद। इसके उदाहरण हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। इसमें जल कौन सा निर्माण करता है? एक नया पदार्थ कौन सा है? नया पदार्थ कौन है? जल यानी उत्पाद है। जल किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना है। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पाद में पदार्थ के प्रतीक यानी सूत्र के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी अवस्था भी दर्शाई जाती है। मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रतीक सूत्र क्या होता है? O, और नाइट्रोजन का होता है N। इसमें इसका इंग्लिश फॉर्म दिया गया है, जैसे मान लीजिए सॉलिड है, इसको इंग्लिश फॉर्म में इसका प्रतीक क्या है? सॉलिड यानी ठोस, इसका प्रतीक S है। लिक्विड L यानी द्रव। गैस तो गैस ही होती है, उसका G है। जलीय विलयन यानी एक्वस यानी AQ। ऐसे विलयन जो जल में बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। ठीक, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg प्लस। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। Mg हमारा क्या है? S यानी सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है हमारी? गैस। अब जब सॉलिड और गैस मिल करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, जो Mg प्लस O2 MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं कंकाली। इसे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में समझेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। मान लीजिए Fe है, यानी Fe यानी लोहे का प्रतीक, और H2O यानी जल यानी लोहा और जल। फिर उसके बाद Fe3O4 प्लस H2O। पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे, एक तत्व की, एक अभिकारक और उत्पाद FeOH, यानी हम इसका पहले पता करेंगे अभिकारक कितने हैं और उत्पाद कितने हैं। ठीक है। Fe यानी Fe यहाँ पर हमारे पास सिर्फ Fe लिखा है, यानी Fe अकेला है। और H2 यानी हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? दो है। ठीक है। फिर Fe3 यानी Fe हमारे पास इधर जब तीर के बाद आएंगे तो उसके बाद Fe हमारे पास कितना है? 3 है। और ऑक्सीजन कितने हमारे पास है? 4। ठीक है। और हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। तो हम इसमें क्या करेंगे? Fe यानी Fe हमारे पास 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा है, और इधर यहाँ पे 3 Fe, तो 1 में 3 Fe का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर 3 Fe हो जाएंगे, यानी अभिकारक 3 हो जाएंगे और उत्पाद भी 3 हो जाएंगे। फिर हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो यानी हम इसको 2 लिखेंगे और उत्पाद में हमारा कितना बन जाएगा? 2।
ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा जो यहाँ H2O लिखा है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है, तो यानी एक हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यानी ये उत्पाद हमारा कितना बन जाएगा, 4। यानी अभिकारक 3 है और उत्पाद भी 3 है। अभिकारक 2 है तो उत्पाद भी 2 है। अभिकारक 4 है तो उत्पाद 4 है, यानी Fe 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग FeH2O, फिर Fe3O4 H2O, यानी इसमें हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होगी उसमें हम लोग कोई भी चीज़ का चेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो Fe हमारा कितना है, 3, तो लिखेंगे 3Fe। उसके बाद यानी Fe हमारा क्या है, सॉलिड। ठीक है ना, Fe हमारा क्या है, सॉलिड यानी ठोस है। फिर हाइड्रोजन H2O, यानी H2O, हाइड्रोजन हमारे पास कितना था, O मतलब O कितना था, 4 था, तो यहाँ पे लिखा है H2O। फिर उसका L, यानी वो जो हाइड्रोजन है वो हमारा क्या है, लिक्विड H2O। फिर Fe3O4, यानी सॉलिड यानी ठोस। Fe3O4 हमारे क्या है, सॉलिड है। फिर यहाँ पे भी 4 H2O है, यानी देखिए आप यहाँ पे 4, तो 2 में हम लोग 4 का इंटू करा देंगे 8। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 4 H2O हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 H2O हो जाएगा। तो 4 H2O, फिर 4 यहाँ पे 4 H2O के बाद गैस, यानी H2O हमारी क्या है, गैस। यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पर गैस है। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, दूसरा हम लोग करके दिखाते हैं MgO2 प्लस MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का निर्माण जब हम करते थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। अब हम ये तो हमारी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे Mg यानी हमारा अकेला है। ठीक है। और O2 यानी हमारे पास ऑक्सीजन, यानी हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर MgO। ठीक है, तो Mg2 है, मतलब सॉरी O2 2 है, तो Mg में हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी अभिकारक और उत्पाद हमारे पास 2 आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 2MgOS। S यानी जो हमारा है वो हमारा है क्या है, सॉलिड है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग O2, यानी O2 हमारी जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन यानी हमारी गैस है। ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग इसमें इसका मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बनेगा 2MgO। MgO क्या है, हमारा सॉलिड, यानी हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब दहन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह हम लोग इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संचरण का नियम, इससे हमें पता चलेगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना ज़रूरत क्यों है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता और ना ही विनाश का, इससे निष्कर्ष का पता चलेगा। इसमें देखते हैं निष्कर्ष का पता क्या चलता है। रासायनिक अभिकारक के पहले, अभिकारक या उसके बाद उत्पाद, प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर है। वो परमाणुओं की संख्या कब बराबर होती है, यानी द्रव्यमान का जो द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर करता है, परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जो द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर करता है, परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी एक एकल उत्पाद बनाते हैं, A + B C। यानी सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोयले का दहन, C यानी कोयले का प्रतीक क्या है, C यानी क्या है, कार्बन। C हमारा क्या है, सॉलिड यानी ठोस है हमारा। ठीक। और ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैस। ठीक। ऑक्सीजन हमारा क्या, गैस यानी O2। यहाँ पर C 1 है और O2 यानी 2 है। जब इन दोनों का निर्माण होता है तो CO2 बनती है, CO2 गैस, यानी ये जलने के बाद इसका निर्माण करती है, CO2 गैस का। सेकेंड है जल का निर्माण, जल यानी H, हाइड्रोजन। H क्या है हमारा, H2O क्या है हमारा, हाइड्रोजन। H2 हमारा क्या है, 2, यानी H2 हमारा क्या है, 2, यानी हाइड्रोजन हमारा क्या है, गैस। और ऑक्सीजन क्या है हमारी, ऑक्सीजन भी हमारी गैस है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है तो क्या बनता है, जल, यानी 2H2 यानी L यानी लिक्विड। जब इन दोनों का निर्माण किया जाता है
जब इन दोनों का निर्माण किया जाता है तो H2O गैस का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया क्या है। आइए समझते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या है। इन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर दो या दो उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए A+B इसके दो उदाहरण हैं, उसमें वियोजन और वैद्युत वियोजन। इसका चाहिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका। उसमें वियोजन और वैद्युत वियोजन, एग्जाम्पल तौर पे उसमें वियोजन, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है, उसमें वियोजन। ठीक है, उसमें वियोजन कहलाता है। एग्जाम्पल CaCO3 यानी ये ठोस है, इसका यह सूत्र है चूना, इसे चूना पत्थर बोलते हैं। ठीक है, यानी S सॉलिड है, यानी ठोस है। इसमें ऊष्मा, इसके बाद इसमें CaO यानी CO को अलग करते हैं, इसमें S यानी ये ठोस है, और CO2 को अलग करते हैं। तो जब CaCO3 से मिल करके CO ठोस प्लस CO2 यानी गैस, इन दोनों का निर्माण करते हैं, ये दोनों आपस में बदल जाएं तो ये बिना बुझा चूना, यानी जो CaO प्लस CO2 है ये बिना बुझा चूना, यानी ये इन दोनों वियोजन में बदल जाता है। और वैद्युत वियोजन क्या है। वैद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, वैद्युत वियोजन कहलाता है। यानी हाइड्रोजन यानी H2O यानी जल हमारा क्या है, लिक्विड। ठीक है, तो इसमें 2H2O है और इसमें से क्या निकली है, वैद्युत धारा, इसमें से प्रवाहित धारा हो रही है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2H2O यानी H2 जो हाइड्रोजन है वो हमारी गैस है, और ऑक्सीजन यानी O2 भी हमारी गैस है। जब इन दोनों का निर्माण करते हैं तो इसमें O2 गैस और हाइड्रोजन अलग निकल जाती है, तो इसमें वैद्युत वियोजन धारा का प्रवाहित होने लगती है। थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया क्या है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे एग्जांपल Fe यानी हमारा लोहा है, उसका प्रतीक सूत्र है Fe, लोहा यानी लोहा जो है वो सॉलिड है S। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, जब ये Fe से क्रियाशील से करके कॉपर सल्फेट बनाते हैं, यानी एक्यूड यानी जलीय विलयन बनाता है, तो लोहे का सल्फेट यानी FeSO4 AQ यानी जलीय विलयन लोहे का सल्फेट से निर्माण करके Cu यानी कॉपर हमारा क्या है, सॉलिड से क्रियाशील करके कॉपर का निर्माण करता है, तब यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए Fe लोहा है, CuSO4 AQ यानी एक्यूट्स जलीय विलयन यानी कॉपर सल्फेट है ये। फिर उससे जब लोहे और कॉपर सल्फेट से क्रिया करके FeSO4 AQ यानी जलीय विलयन का निर्माण कर रहा है, यानी लोहे का सल्फेट का निर्माण कर रहा है, तो उससे क्या निकल रहा है, कॉपर, यानी कॉपर क्या है हमारा, सॉलिड, कॉपर से निर्माण कर रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, कैसे निर्माण करती है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान और प्रदान से होता है। दो यौगिक के बीच आयनों के आदान और प्रदान से होता है। मान लीजिए सोडियम सल्फेट यानी Na2SO2 AQ यानी जलीय विलयन सोडियम सल्फेट से क्रिया कर रहा है, उसके बाद क्या बना रहा है, बोरियम क्लोराइड का सूत्र है BaCl2O AQ यानी AQ जो हमारा है जलीय विलयन। जब उन दोनों से क्रिया करके बोरियम सल्फेट यानी BaSO4S यानी बोरियम सल्फेट जो है वो हमारा ठोस है, उनसे क्रिया करने के बाद 2NaCl यानी जब Na इधर है, ठीक है, Na2 है और Cl2 क्या है 2, तो जब Na2 और Cl2 को जब ऐसे मतलब निकाल देंगे बाहर, तो हमारा उसके बाद हमारे बच्चे यहाँ पर BaSO4 तो उधर अलग हो गया, फिर उसके बाद बचा है Na2 और Cl2 यानी Na2 यानी Na भी जो सोडियम है वो भी 2 है, और Cl यानी क्लोराइड वो भी 2 है, तो उन दोनों से बोरियम सल्फेट से क्रिया करके क्या निकाला है, 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। बोरियम सल्फेट यानी BaSO4 के सापेक्ष अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी
और अपचयन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसे। उपचयन क्या होता है? उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन के पदार्थ का ह्रास होता है तो वो उपचयन कहलाता है। जैसे एग्जांपल है Cu+O2 बनकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन, C हमारा है कार्बन और O2 है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का जब निर्माण होता है तो CO2 गैस, यानी CO2 मतलब हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अब अपचयन क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, समझिएगा ज़रा थोड़ा ध्यान से, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन के पदार्थ की वृद्धि होती है तो वो अपचयन कहलाता है। ठीक है, जैसे CuO, ठीक है, CuO+H2O, जब ये दोनों निर्माण करते हैं तो कॉपर और जल, यानी कॉपर जो है हमारा Cu और H2O अलग हो जाता है। देखिए जो Cu है, Cu में हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं। ठीक है, तो Cu से हम लोग Cu में ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो ये क्या कहलाता है? हमारा अपचयन कहलाता है। अब यहाँ H2O है, H2O में हाइड्रोजन का जोड़ता है तो उसकी वृद्धि होती है, तो यानी वो उपचयन कहलाता है। ठीक है, दैनिक जीवन में संचरण अभिक्रिया का क्या प्रभाव? आइए जानते हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव। संचरण, जब कोई धातु अर्धर्थ अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, उसे वो संचरित हो जाती है, उसे संचरण कहते हैं। इसके उदाहरण हैं लोहे की वस्तु पर जंग लगना, लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी की ऊपरी परत काली परत हो जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत जैसे हो जाती है, ये सब संचरण के उदाहरण हैं। यश दोलपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संचरण में धातुओं को बचाया भी जा सकता है। यश दलेपन, विद्युत लेपन, यसद लेपन और विद्युत लेपन और पेंट करके संचरण से धातुओं को बचाया भी जा सकता है। विकृतगंधिता क्या है? विकृतगंधिता क्या है? वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित जो अपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकृतगंधिता कहते हैं। इसके उपाय क्या हैं? मान लीजिए शीतलन द्वारा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, प्रतिऑक्सीकरण का उपयोग करके। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में अधिकतर पूछा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ठीक है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए मेथेन गैस यानी CH4 हमारी क्या है? ये गैस है मेथेन। जब मेथेन से दहन करेगा तो O2 गैस यानी ऑक्सीजन, जब इन दोनों का निर्माण कराया जाएगा तो इससे निकलेगी CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हमारा जल है यानी 2H2O गैस। ठीक है, तो वो जल जो हमारा है वो वाष्प है और इसमें ऊष्मा भी अधिक होती है, तो यह जब जिसमें जल का वाष्प होता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा भी अधिक होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें वियोजन और वैद्युत वियोजन, जो हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ाई थी, जो उसके उदाहरण है उसमें वियोजन और वैद्युत वियोजन, उसी के उदाहरण आप इसमें मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आप लिख दीजिएगा। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम टाइम। इसमें अधिकतर बच्चे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू। मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं अपनी नई वीडियो को अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।